नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज आप सबको पता ही चल गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सफाया हो गया है। आज सही मायनों में दिल्ली की जनता ने बताया कि दिल्ली के मालिक हम हैं, कोई और नहीं। दिल्ली की जनता का यह कहना कि सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, वह आज साबित हुआ है। मित्रों, दो तीन बातें मैं कहूंगा जो मेरी आशंकाएं हैं। यह सही भी हो सकती है और आशंका ही हो सकती है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जिस नारे को गढ़ करके आए थे, आंदोलन के आदमी रहे हैं, बताए थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं। वो अब बात सरकार बनने के 5-6 महीने के बाद ही पता चल गया कि आलो राजनीति बदलने नहीं, अपनी दशा दिशा बदलने आए हैं। बेईमानी का वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है। घोटालों का आयाम स्थापित करने में अरविंद केजरीवाल 1952 से लेकर के अब तक के सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया। बेशर्मी अरविंद केजरीवाल में जितना कूट कूट करके भरी है उतना किसी में नहीं। आंख में घोड़े का बाल है कि सुअर का बाल है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन तब भी लगातार 12 साल तक सरकार चला लेना यह छोटी बात नहीं है। क्या यह सिर्फ फ्री की रेवड़ी दे करके संभव हुआ है या कोई और कारण है? दूसरा कि अरविंद केजरीवाल वाकई हारा है या हराया गया है, यह एक चिंता का विषय है। क्योंकि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी का सिक्का पूरे देश में चल रहा है। मोदी जहां जाते हैं चुनाव जितवा देते हैं, लेकिन जहां रहते हैं वहीं पर नहीं जितवा पाते थे। यह चिंता सबों को थी, मुझे भी है। फिर यह क्यों? दो बातें मैं दो पहलू पर बात रखूंगा। सबसे तो पहले आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का हार क्या अरविंद केजरीवाल का खुद का निर्णय है? उसके पीछे का जो मेरा तर्क है, उस तर्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल को और सबको यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बना सकता था, मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठ सकता था, मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर सकता था। वह बेशक आपसे कहा हो कि अब जनता की इच्छा के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो तो कहने वाली बात थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है केजरीवाल, केस से बरी नहीं हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश अभी भी प्रभावी है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। राजनीति में यह देखा गया है कि अगर आप किसी भी नजदीकी के लिए कुर्सी छोड़ते हैं या उनको दे करके कहीं केस फेस करने जाते हैं, तो जब दोबारा आते हैं तो वो कुर्सी आपको नहीं मिलती है। यह दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा ने बताया, यह उमा भारती के उत्तराधिकारी ने बताया, और छोड़िए स्वाति मालीवाल ने एक छोटी सी राज्यसभा सीट के लिए यह बताया। कई लोगों को दरकिनार कर, कई वरिष्ठों को अपमान कर अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा था, लेकिन जब उसे अपने वकील के फीस देने के लिए सीट की जरूरत पड़ी, स्वाति मालीवाल विद्रोह कर दी। राजनीति में यही होता है। स्वाति मालीवाल को मैं दोषी नहीं देता, क्योंकि राजनीति का मतलब है अपना नीत अपना फायदा। वहां कोई किसी का सगा होता नहीं, वहां अवसरवादिता ही सर्वोपरि है। किसके साथ अवसर है, कौन अवसरवान है और किसके अवसर से अवसर बन बिगड़ रहा है। तो स्वाति मालीवाल ने भी अपने अवसर के हिसाब से किया। तो अरविंद केजरीवाल अगर 70 के 70 सीट भी जीत जाते तो मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल को बना नहीं सकते थे, उससे बिगड़ गया है। आतिशी मार लेना, जो वाकई में आतिशी सिंह ही है, हमारे पूर्वांचल के रहने वाली है, जौनपुर की बेटी और मिर्जापुर की बहू है, मतलब दोनों पूर्वांचल के भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्र है। लेकिन कम्युनिस्ट की पराकाष्ठा के वजह से उसने अपना नाम मार लेना रख लिया है। कई लोग जैसे भी नहीं होता कि अपने नाम के आगे कुछ कुछ लगा लेते हैं। अभी एक स्लोगन नहीं चला था, मैं भी चौकीदार,
तो उसी से प्रभावित होकर के आतिशी के माता पिता ने अपने बेटी का नाम मारलेना रख लिया था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट माइंड का है। वैसे तो केजरीवाल कम्युनिस्ट माइंड का पराकाष्ठा है, कम्युनिस्ट माइंड का घोतक है। कांग्रेस का लबादा और एक कम्युनिस्ट सोच वाला आदमी केजरीवाल था, इसीलिए मारलेना से उसका बनता है। और मारलेना को उसने 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीने के लिए सीट दिया। अब 5 साल के लिए अगर देना पड़ता तो आतिशी मारलेना फिर वही साहिब सिंह वर्मा वाला काम करती, या और जो राजनीति में उदाहरण सेट किया जाता था वो काम करती। वो कोई अलग से अनोखी तो बनी नहीं। अगर राजनीति में है तो राजनीति उसको करना ही था। अगर अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी को सीट देता तो 70 में से 69 लोग पार्टी छोड़ देते। मारलेना के बाद ही सौरभ भारद्वाज ने बड़ा विरोध किया था। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया मन महसूस कर रह गए थे। इस स्थिति में केजरीवाल के हाथ से सत्ता चली जाती और पार्टी भी चली जाती। अब स्थिति क्या है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी कोर्ट का सामना, इन सबसे अरविंद केजरीवाल बच गया। अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष की राजनीति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और अपना केस को फेस करने के लिए आजाद है। अब उसको केस में किसी तरह की तकनीकी का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल भारत में राजनीतिक लोगों पर कभी सजा नहीं हुआ, इस पर भी नहीं होगा, वो बरी हो जाएगा। हो सकता है किसी अवसर को प्रभावित होकर के कोई राजनीतिक दल उसको केस से बरी कर दे। भाई, सैकड़ों लोगों के नरसंहार की जिम्मेदार फूलन देवी को मुलायम सिंह ने बरी ही कर दिया। कर्नाटक में राव को सरकार ने बरी ही कर दिया, ददुआ को बरी कर दिया। मतलब यह इतिहास है। तो अरविंद केजरीवाल कौन सा खास है, किसी परिस्थिति जन वो भी बरी हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के पास 2 लाभ है। एक तो वो जितना साल भी भाजपा सरकार चलाए, वो तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, उतना साल वो विपक्ष की राजनीति करके लोगों की मन भावनाओं में बना रहेगा और लोगों की भावनाओं को भड़काता रहेगा। क्योंकि जो वर्तमान सरकार आज कायम हुई है, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो अब बाद में पता चलेगा, बट आज से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में है बहुमत के आधार पर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, मतलब वो आतिशी मारलेना वो नीतिगत फैसला कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश कर दिया कि किसी तरह की फाइल का आदान प्रदान ना हो, उसको संरक्षित कर दिया जाए। वैसे भी दिल्ली सरकार के अधिकारी बहुत ज्यादा सुनते नहीं थे। 10 साल सरकार के बाद भी 10-15 अधिकारी हमारे जानकार हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं, वो बताते थे कि हम लोग वैसे भी उनको प्रभावी नहीं जानते थे। एनीवे, तो उसके पास क्या होगा कि भाजपा ये नहीं करे, वो नहीं करे, वो नहीं करने का उसके पास बहाना होगा। और विपक्ष की राजनीति करके ही वो आगे आया है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ोतरी का कारण ही है कि वो अलमारी खोलता था, ताला तोड़ता था, कहता था ये फाइल मोदी की है, ये फाइल शीला दीक्षित की, ये फाइल फलाना की है। वो फिर से करेगा, ड्रामा करने में उसको निपुणता हासिल है। तो एक कारण यह है। क्योंकि दूसरा कारण जो मैं आपके सामने रखूंगा वो सुन करके ही ये मेरा पहले वाला कारण प्रबल हुआ है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार में नहीं रहेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। यह बात केजरीवाल भी जानते हैं। क्योंकि उनके पास हवा इशारा कुछ था, जमीनी हकीकत कुछ नहीं थी। अरविंद केजरीवाल यह बात मानते थे, जानते थे और इसको चलन में भी रखे थे कि भाई राजनीति में वही कायम रहता है जो राजनीति में अपने बराबर के नेताओं को दरकिनार कर दे। अरविंद केजरीवाल जिस दिन पार्टी बनाए, पहला चंदा आदरणीय श्री शांति भूषण जी ने दिया था। शांति भूषण जी इमरजेंसी के जमाने के प्रखर वकील थे और नेता थे, देश के कानून मंत्री भी थे। पैसे की कमी उनके पास नहीं थी। उन्होंने लाख रुपया दे करके पार्टी को खड़ा किया और करोड़ों रुपया दे करके स्टेबल किया। 1 नंबर में लाख रुपया या करोड़ रुपया था, मैं रकम नहीं जानता, पर बहुत बड़ी मोटी रकम शांति भूषण साहब ने दिया था। शांति भूषण जी का लड़का प्रशांत भूषण, हालांकि उसके विषय में क्या कहा जाए, कुछ कहना मुश्किल है, ऐसे लोग भी हैं देश पर, अब है तो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहली पटकनी प्रशांत को ही दिया। प्रोफेसर आनंद मेरे बनारस के ही रहने वाले हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, JNU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं
और अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आने के पहले टीवी में लगातार डिबेट करते थे और बहुत नेम फेम वाले व्यक्ति थे। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा अपमानित किया, उनके लिए इतना अश्लील और गंदे शब्द का इस्तेमाल किया कि वो आदमी अब टीवी पे भी नहीं दिखते, किसी सार्वजनिक मंचों पर भी नहीं दिखते। लोगों को एक आदमी पूछ रहा था वो प्रोफेसर आनंद है भी कि नहीं है, मतलब अब लोग पूछ रहे हैं कि वो है भी कि नहीं है। यह स्थिति प्रोफेसर आनंद के लिए कर दिया। आप जो लोग टीवी मीडिया को देखते होंगे हर मुद्दे पर प्रोफेसर आनंद चैनलों पर बोला करते थे। हम लोग जैसे जनरेशन मिश्रा का कार्यक्रम होता था उसमें हर कार्यक्रम में वो आते थे। जब से केजरीवाल के संपर्क में आए और केजरीवाल ने उनको स्थान विशेष पर लात मारा तब से वो गायब ही हो गए। उसी तरह से योगेंद्र यादव बेशक मतलबी आदमी हो लेकिन मेहनती आदमी है। जोगिंदर यादव, इस सब लोग, आज कुमार विश्वास, इस सब लोगों को उसने हटा दिया और जमीनी कार्यकर्ता तैयार नहीं किया, तो सब हवा में है। तो उसकी पार्टी सर्वाइव नहीं करेगी क्योंकि ऊपर स्तर पर किसी को टिकने नहीं दिया और नीचे स्तर पर किसी को बढ़ने नहीं दिया। राजनीति आपकी तभी रहेगी जब जमीनी कार्यकर्ता आपके साथ हो और ऊपर का नेता नेतृत्व देने वाला साथ हो। जैसे भाजपा है, जैसे सपा है, जैसे बसपा है, जैसे तेलुगु देशम है, टीएमसी, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो इन्हीं आधार पर काम करती है कि ऊपर नेता नेतृत्व देता है और जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करता है। अरविंद के पास यह सब नहीं है, तो अब अरविंद के लिए सर्वाइवल आसान नहीं होगा। एक भविष्यवाणी मैं और कर देता हूं, आज से ही पंजाब सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। मतलब यह नहीं कि भगवत मान वहां से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं, भगवत मान मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आप सबको एक बात ध्यान होगा, जो लोग अभी जन्मे हुए हैं, छितेश्वर मेरे को देख रहे हैं, छितेश्वर का तो शायद जन्म ही नहीं हुआ होगा, चाहे खूब ही गया होगा तो समझ नहीं बढ़ी होगी। हालांकि अभी छितेश्वर बड़े समझदार आदमी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में बड़े अच्छे एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, मेहनती लड़का है। लेकिन जो छितेश्वर का उम्र है उसे लग रहा है कि बहुत ज्ञान उनको उस वक्त नहीं होगा, बाद में पढ़ के वो समझ गए होंगे। एक भजनलाल हुआ करते थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। भजनलाल ने अवसरवादिता को पहचाना और पूरी पार्टी समेत दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो भजनलाल थे और ये भगवत मान है। दोनों में सेम चीज हो सकता है क्योंकि भगवत मान कलाकार बेशक कॉमेडी हो, राजनीति की समझ तो उनको भी हो गई होगी। और जो रोज रोज टेंशन उनको अरविंद केजरीवाल देते थे, दिल्ली से सरकार रिमोट से चलाते थे, वो चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने विजुअल देखा था जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी तो संजय सिंह और भगवत मान का मिलन हुआ था। वो जो एक दूसरे के मिलन हुई थी वो ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन और जरासंध का मिलन हो रहा हो, और दोनों के चेहरे में जो चमक थी, जो खिलखिलापन था, वह दोबारा देखने को नहीं मिला। भगवत मान अरविंद केजरीवाल के अत्यधिक दबाव से परेशान है और आगे और परेशान होंगे। उसका वजह है कि दिल्ली चुनाव में भारी चंदा अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी कंपनी और संगठनों से उठाया है, इस शर्त पर कि आप लाभान्वित होंगे। दिल्ली में लाभार्थी वर्गों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कुछ लाभार्थी और एक्स्ट्रा एड ऑन होने वाले थे। दिल्ली में सरकार के न बनने की वजह से वो लाभार्थी वर्ग कहाँ लाभार्थी होगा? पंजाब में, क्योंकि सरकार पंजाब में है। तो भगवत मान क्या उस लाभार्थी को वहां लाभ दे पाएंगे उसी शर्तों पर जो दिल्ली में हो रहा था? क्योंकि दिल्ली मॉडल को ही दिखा करके पंजाब में सरकार बनी थी और दिल्ली मॉडल का ही शराब घोटाला वहां भी हुआ था, जो वहां चल रहा है, आगे का परिणाम होगा। तो भगवत मान पर दिल्ली मॉडल के तहत मुख्यमंत्री को जेल में डालने की योजना को अगर अमली जमा पहना दिया जाए तो वह कहीं संदेह नहीं रहा कि भजनलाल का अगला स्वरूप भगवत मान हो। उसका एक कारण है, रणजीत सिंह बिट्टू जो अभी मंत्री बना है पंजाब का, वो और भगवत मान में बड़ी नजदीकी संबंध है, बड़े अच्छे मित्रता ही, एक दूसरे को बड़ा भरोसा करते हैं। तो वह वहां पर काम न कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का साख खत्म हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो अपना छवि बनाया था, उसका छवि ही उसका दुश्मन हुआ है। तो जब आदमी की छवि खत्म हो जाती है तो राजनीति खत्म हो जाती है। जैसा आनंद मोहंता और भृगु कुमार फुकन को हम सब देख चुके हैं। आसाम में ये दो लोगों ने विद्यालय के पढ़ाई से जो
संगठन में आए और सरकार बनाए तो लगा कि अब उसके आगे कोई नहीं, लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बनेंगे। लेकिन जिस तेजी से आनंद मोहंता और वीर कुंवर फुकन आसाम में बढ़े उतनी तेजी से बुझ गए, और जब छवि खत्म हो गई तो आज आनंद मोहंता पैदल मोटरसाइकिल पर साइकिल में घूम रहे, कोई नहीं पूछ रहा है। जो 8-10 गाड़ी आगे और 8-10 गाड़ी पीछे के सुरक्षा में चलते थे, दोनों के दोनों। केजरीवाल भी कोई अलग अनोखे नहीं है, क्योंकि हमारा देश इस तरह के कई लोगों को सुना है और फिर भूल गया है। कितने लोगों को जीके मुपनार याद है, वो मुंबई का म्युनिसिपल कमिश्नर, पूरे देश में उसके नाम का माला बांधते थे लोग। तो हमारा देश भूलने की शक्ति वाला है, केजरीवाल को भी भूल न जाए, यह बात देखने वाली है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने 2-3 चीजों पर मंथन किया होगा मतदान से पहले। केजरीवाल का जो राजनीति था वो आरोप लगाने की राजनीति था। वह विपक्ष में रहते हुए कामयाब हो सकता है, सरकार में रहते हुए नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तरह की राजनीति होती है। विपक्ष की राजनीति अलग है, सरकार चलाने की राजनीति अलग है। जैसे मैं किसी पोजीशन पर नहीं हूं तो मैं कोई इल्जाम लगा सकता हूं, मैं चांद तारा तोड़ कर ला करके देने की बात कह सकता हूं, लेकिन जब मैं सरकार में होऊंगा तो मुझे वो देना पड़ेगा। केजरीवाल जिस तरह की राजनीति सरकार में ना रहते वक्त कर रहे थे, वही राजनीति सरकार में भी कर रहे थे। वो हर बार कहते थे कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा, एलजी फाइल लटका रहा है। यहां तक कि उन्होंने जमुना में जार है जैसा घिनौना पाप भी कर दिया, जो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। दुश्मन देश ने भी यह काम नहीं किया है, तो केजरीवाल यह कर चुके हैं। अब दिल्ली की जनता ने सोचा कि भाई हम इसलिए आपको सरकार में लगातार बनाए रख रहे हैं और बनाए रखे कि आप हमको आकर के बताइएगा कि मैं देना तो चाहता था, एलजी नहीं करने दे रहा है, मैं देना तो चाहता था, केंद्र नहीं करने दे रहा है, तो फिर जाइए हम केंद्र को ही सरकार में ले आ देंगे। तब तो दिल्ली की जनता के पास सुविधा होगा। अगर केंद्र से ही काम करवाना है और केंद्र आपको काम नहीं करने दे रहा तो आप जाइए, हम दूसरा लेके आते हैं। एक यह भी फैक्टर दिल्ली में काम कर रहा था। और जो सबसे बड़ा फैक्टर था केजरीवाल के विरुद्ध, वह था मुफ्त की योजना। केजरीवाल मुफ्त के योजनाओं से चुनाव जीता, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं या और भी मतलब बड़े बड़े कोठियों में भी मुफ्त तो किसी को भी अच्छा लगता है। तो मुफ्त की योजनाओं के आधार पर लाभार्थी वर्ग केजरीवाल को मतदान देता था कि चलो कुछ नहीं है, मेरे को मुफ्त में तो मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब लगातार 3 बार से असफल रही तो उसने कहा कि भाई मरता क्या न करता, हमें भी केजरीवाल के लाइन पर ही केजरीवाल को लाना पड़ेगा और उसी के तीर से उसको मारना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मुफ्त की योजना मैं भी दूंगा। अब जब भाजपा ने कह दिया तो आज के तारीख में नरेंद्र मोदी के शाह के बराबर शाह किसी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास 24-25 साल का गुड गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। आपका मोदी से विरोध हो सकता है, मोदी के किसी नीति के आप आलोचक हो सकते हैं, लेकिन यह आदमी 25 साल हो गया गुड गवर्नेंस देने का। 3 टर्म गुजरात में दिया और दूसरा टर्म केंद्र में दे रहे हैं, और गवर्नेंस में उनका कहीं कोई कमी नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं, देश दुनिया में वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं। तो दिल्ली की जनता ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो करते हैं जो कहते हैं। और उसके उलट अरविंद केजरीवाल के विषय में है कि अरविंद केजरीवाल कब पलट जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो आदमी बच्चों के सौगंध खा करके बच्चों के सौगंध को नहीं माना, जो आदमी चुनावी लाभ लेने के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता को कई किलोमीटर तक घसीट करके चुनाव केंद्र पर ले आ सकता है, या तब जबकि दिल्ली के में चुनाव आयोग ने वृद्ध स्वजनों के लिए घर में मतदान की सुविधा दिया था, वह केजरीवाल के माता पिता पर भी लागू था। वो चाहते तो चुनाव आयोग को सूचित कर सकते थे कि मेरे घर वृद्ध रहते हैं, वो चुनाव आयोग की टीम जाके चुनाव मतदान ले लेती, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसको दिखावा करना चाहते थे। उसके बाद भी अगर केजरीवाल के माता पिता की इच्छा होती कि नहीं मैं मतदान केंद्र पर जाकर मतदान दूंगा, तो चुनाव आयोग की दूसरी सुविधा है कि अगर कोई बुजुर्ग नागरिक चुनाव के केंद्र पर आना चाहता है, उसकी गाड़ी जीना तक आती, मतलब आमतौर पर चुनाव स्कूल में होता है, तो जीना जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां गाड़ी जाती, और वहां वॉलेंटियर्स खड़े होते हैं, वो हाथों हाथ लेकर के चुनाव के केंद्र तक लेके जाते हैं।
स्ट्रेचर है, कुर्सी है, व्हीलचेयर है, कुछ नहीं तो वो आजकल एक नौजवानों का शौक चढ़ा हुआ है। मैं घूमा कई केंद्रों पर, ये जो 15 से 20 साल के बच्चे हैं ना, जिनको वोट नहीं बना है, वो वोट देने की उम्र में भी नहीं है, वो सब खड़े रहते हैं, आइए दादाजी, आइए दादी जी करके सहारा दे के ले जाते हैं। उनमें उत्साह होता है चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए, समझने के लिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए। मान लेते केजरीवाल को उसमें भरोसा नहीं होता, तो केजरीवाल का बेटा था, अपने माता पिता का सहारा दे करके ले जाता। उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, उसकी पत्नी बेटी उतने उसके माँ का सहारा दे देती, माँ पुत्र अपने उसका सहारा देते पिताजी का, तो लेके जा सकते थे। लेकिन केजरीवाल ने दिखावा किया, दिल्ली की जनता को यही बुरा लगा। खैर, मैं तो यही चाहूंगा कि जिस तरह की केजरीवाल की राजनीति है वो दोबारा लौट के ना आए, क्योंकि देश रसातल में जाने के तरफ जा रहा था और केजरीवाल की राजनीति देश को रसातल में पहुंचा रहा था। दिल्ली की बजट आमतौर पर हमेशा से मुनाफे की बजट रहा है। जब दिल्ली में सरकार बनी है, या जब से दिल्ली में सरकार इस दोबारा चलना शुरू हुई है, मदन लाल खुराना से लेकर के आज तक, तब घाटे में बजट कभी नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है कि अरविंद केजरीवाल का आने के बाद पिछला 2-3 बजट कई हजार करोड़ के घाटे में है। डीटीसी पर कई हजार करोड़ का कर्जा है। जल बोर्ड को 10-20 बार भी अगर बेचा जाए रोम तब भी कर्जा नहीं पट सकता। उसके बावजूद भी फ्री को प्रमुखता देना, मतलब देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रसातल में ले जाना, सिर्फ इसलिए कि मैं सरकार में बना रहूं। ऐसे लोगों को सरकार में ना ले आकर के दिल्ली की महानतम जनता ने जो उपकार दिल्ली पर किया है, उसके लिए वो बधाई की पात्र है। मैं सबको सादर प्राप्त करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान और महत्वपूर्ण मतदान दे करके इस कालनेमी को दिल्ली के गद्दे से हटाया है। दिल्ली की जनता के पास एक अच्छा मौका था, उन्होंने किया। अब भाजपा के बाद मौका है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लगातार गुजरात की सेवा की और गुजरात के मन में अपना सम्मान बैठाया और लगातार कुर्सी पर कायम रहे, उसी तरह का कोई नेक दिल इंसान को मुख्यमंत्री के रूप में दे, ताकि दिल्ली की दिल, देश की दिल, राजधानी सुरक्षित रहे, सशंकित ना रहे और समृद्ध रहे। ऐसे मुख्यमंत्री के जार में मैं राकेश परमार आप सबको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं और एक प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा महत्वपूर्ण है और उस पर आपका आशीर्वाद जरूरी है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या समाधान प्राप्त होगा तो वो समाप्त होगा। देश की सभी समस्याएं मेरे ये कहने से समाप्त नहीं होंगी, लेकिन एक दिन जरूर होंगी। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।